अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा कि मंगोलों ने अरतुल साहब और उनके साथियों को घेरे में ले लिया था। बेबौलत भी वहीं मौजूद था। इस किस्त के आगाज़ में अलिंजा कहता है, आखिरी चीज़ जो बरके खान मुझसे लेगा वो तुम लोगों के सर होंगे। फिर बेबौलत कहता है, खेल ख़त्म हो चुका, जो मेरी तलवार देख लेता है वो बच नहीं पाता। अरतुल साहब आवाज़ तब्दील करके कहते हैं, तो फिर मैं उन्हें मौत देने वाला हूँ जिन्होंने ये तलवार उठाई हुई है। इतने में अलिंजा कहता है, हमला करो, और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी दौरान दुमरल और दो सिपाही मर्गिन को लेकर घोड़ों के पास पहुंच चुके थे। इतने में मंगोल उन पर हमला कर देते हैं। इस तरह वो सबको मार देते हैं, लेकिन इतने में बहुत से मजीद मंगोल वहां आ जाते हैं और तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ अरतुल साहब और उनके साथी भी मंगोलों से लड़ रहे थे। इस तरह गुंदुज और अलिंजा आमने सामने आ जाते हैं, जबकि अरतुल साहब और बेबौलत आमने सामने आ जाते हैं। दूसरी तरफ बहुत से मंगोल दुमरल और दो सिपाहियों की तरफ बढ़ रहे थे। इतने में बामसी और उसके सिपाही आ जाते हैं और पीछे से उन पर तीर बरसाने लगते हैं। इस तरह वो सबको मार देते हैं। फिर बामसी करीब आकर पूछता है, मर्गिन कैसा है? दुमरल कहता है, मर्गिन ठीक है कमांडर बामसी। फिर ओज़ल्प कहता है, आप ठीक वक्त पर आए हैं कमांडर बामसी, लेकिन अरतुल साहब ने आपको कहा था कि अलिंजा के पीछे जाना है। बामसी कहता है, हमें यहाँ आना पड़ा क्योंकि ये गलीज हमारे घोड़ों की तरफ आ रहे थे। मलिक शाह कहता है, अलिंजा और उसके सिपाही वापस अरतुल साहब की तरफ गए हैं, वो खतरे में होंगे। बामसी कहता है, मलिक शाह तुम मर्गिन को लेकर फ़ौरन कबीले की तरफ रवाना हो जाओ और हम अरतुल साहब की तरफ जा रहे हैं। यह कहकर वो भागने लगते हैं। दूसरी तरफ अरतुल साहब और अलबास्ती यानी बेबौलत आमने सामने थे। इस तरह गुंदुज काफ़ी जख्मी होकर गिर जाता है। अरतुल साहब का ध्यान उस तरफ हो जाता है। इतने में बेबौलत वार करके अरतुल साहब को गिरा देता है और तलवार उनके सीने पर रख देता है। मैं देखे बगैर किसी को नहीं मारता। इस तरह अरतुल साहब जख्मी गुंदुज को लेकर वहां से निकल जाते हैं, जबकि अलिंजा और बेबौलत बच जाते हैं, लेकिन बेबौलत का बाजू जख्मी हो गया था। उनके जाने के बाद अलिंजा कहता है, वो तादाद में कम थे, फिर भी वो यहाँ से निकल गए, चलो उनके पीछे चलें। यह कहकर वो आगे बढ़ने लगते हैं। इसी दौरान अरतुल साहब और उनके सिपाही घोड़ों के करीब पहुँच चुके थे। अरतुल साहब गुंदुज से पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो गुंदुज? गुंदुज कहता है, मैं ठीक हूँ बाबा, आप परेशान ना हो। इतने में बामसी कहता है, हमने मर्गिन को कबीले की तरफ भिजवा दिया है सरदार। लेकिन अरतुल साहब कोई जवाब नहीं देते क्योंकि वो बामसी के लेट पहुंचने की वजह से गुस्से में थे। फिर अरतुल साहब कहते हैं, चलो सिपाहियों, हमें गुंदुज को फ़ौरन कबीले ले जाना होगा, तेज़ चलो। ये कहकर वो घोड़ों की तरफ बढ़ते हैं और सवार होकर रवाना हो जाते हैं।
थोड़ी देर बाद अलिन जाकर उसके सिपाही भी वहाँ पहुँच जाते हैं और हर तरफ मंगोल सिपाहियों की लाशें पड़ी देखते हैं। अलिन जाक काफ़ी परेशान हो जाता है। फिर वो नीचे निशान चेक करने लगता है। इसके बाद वो खड़ा होकर कहता है, यहाँ से आगे वो घोड़ों पर गए हैं। बेबोलत कहता है, अब हम उन्हें पकड़ नहीं सकेंगे। यह सुनकर अलिन जाक शदीद गुस्से में आकर चीखने लगता है। फिर वो आसमान की तरफ देख कर कहता है, ये तुमने मुझ पर किस तरह की लानत डाल दी है तेंगरी। मैंने ऐसा क्या किया था कि मुझे ऐसी सज़ा मिली। इतने में बेबोलत कहता है, सुकून रखो कमांडर अलिन जाक, जो होना था वो हो गया, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। अलिन जाक कहता है, बरके खान के आदमी उस जासूस को निकाल कर ले गए। उलागू खान के हाथ अर्तुल के पास हैं। तुम सही थे बेबोलत, वो दोनों आपस में मिले हुए हैं, लेकिन मैं उन सब से हिसाब दूंगा। बेबोलत कहता है, लेकिन उन्होंने हमें ढूंढा कैसे? आप तो कह रहे थे कि इस जगह को जंगली जानवर भी नहीं ढूंढ सकते। अलिन जाक कहता है, द्रगोस, या तो उसे पता नहीं चला कि उसका पीछा हो रहा है या फिर वो खुद उन्हें लेकर आया है। बेबोलत पूछता है, अब आप क्या करेंगे? अलिन जाक कहता है, मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है, लेकिन सबसे पहले मैं अपने अंदर की गंदगी को साफ करूँगा। दूसरी तरफ उस वक्त बाजार में बिल्गे, सिरमा और अफसा कुछ खरीदारी करने आई हुई थीं। सिरमा कहती है, बाहर आने वाली है, हमें शौक रंग के कपड़े खरीदने चाहिए। इस दौरान अफसा काफ़ी उदास थी। यह देखकर सिरमा उसे सलजान के खिलाफ मजीद भड़काती है और कहती है, सलजान तुमसे जलती है, इसीलिए वो तुम्हारे साथ ऐसा कर रही है। इस दौरान सलजान भी बाजार में मौजूद थी और उन तीनों को इकट्ठे देख रही थी। दूसरी तरफ अर्तुल साहब और उनके सिपाही एक जगह रुक जाते हैं। अर्तुल साहब कहते हैं, एहतियाती तदाबीर ले लो, हमें गुंदुज के जख्म को देखना होगा। फिर वो गुंदुज को घोड़े से उतार कर एक तरफ ले आते हैं और उसका खून रोकने की कोशिश करने लगते हैं। तुर्कत कहता है, जब अलिन जाक हमें ढूंढ नहीं सकेगा तो वो गुस्सा किसी और पर निकालेगा। अर्तुल साहब कहते हैं, वो सबसे पहले लफके किले की तरफ जाएगा, क्योंकि द्रगोस से मिलने के बाद उसके साथ ये हुआ है। तुर्कत कहता है, वो किले को तबाह कर देगा, क्या हम उन्हें एक दूसरे के खिलाफ लड़ने दें? अर्तुल साहब कहते हैं, नहीं तुर्कत, हम ऐसा नहीं होने देंगे। अब तुम फ़ौरन किले की तरफ जाओ और द्रगोस को बताओ कि अलिन जाक किले की तरफ आ रहा है। अलिन जाक एक ऐसे जाल में फंसेगा कि वो खुद अपने आप को हमारे हवाले कर देगा। इतने में अर्तुल साहब गुंदुज के जख्म पर पट्टी बांध देते हैं। फिर वो बामसी से पूछते हैं, तुम इतने ताखीर से क्यों पहुँचे थे बामसी? मैंने तुम्हें कहा भी था कि अलिन जाक के पीछे जाना है। बामसी कहता है, मंगोल सिपाही हमारे घोड़ों की तरफ जा रहे थे सरदार, इसलिए हम उनके पीछे चले गए। अर्तुल साहब कहते हैं, क्या तुम ये कह रहे हो कि तुमने अपनी पोजीशन छोड़ दी? हम कबीले जाकर इस पर मजीद बात करेंगे। फिर अर्तुल साहब दुमरल को कहते हैं, तुम फ़ौरन सोगे जाओ दुमरल, और घंटी वाले को कहो कि वो हमारे कबीले आ जाए। दूसरी तरफ अलिन जाक अपने दो कमांडरों को कह रहा था, तुम दोनों की बेहतियाती की वजह से पूरा एक यूनिट मारा गया और वो जासूस को भी ले गए। दोनों कमांडर कहते हैं, हमें माफ़ कर दें कमांडर अलिन जाक, लेकिन अलिन जाक अपनी तलवार निकाल लेता है। इस तरह अलिन जाक उन दोनों को मार देता है और फिर कहता है, सबसे पहले मैं अपना इंतकाम लूँगा। बेबोलत पूछता है, आप इसका आगाज़ कहाँ से करोगे? अलिन जाक कहता है, किले से। मैं जानना चाहता हूँ कि मैं अपने दुश्मन को कैसे ना पहचान सका। बेबोलत कहता है, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। अलिन जाक कहता है, तुम कबीले जाओ और मेरे हुक्म का इंतज़ार करो, मैं खुद उनसे निपट लूँगा। चलो सिपाहियों किले की तरफ चलें। यह कहकर अलिन जाक रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ मलिक शाह मरगिन को लेकर कबीले पहुंच गया था और उसे हकीम आर्तू के पास ले जाता है। हकीम आर्तू कहता है, किसी को भी पता ना चले कि मरगिन यहाँ है। इसके बाद हकीम आर्तू और इल्जिन खातून मरगिन का इलाज शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ बेबोलत अपने कबीले में पहुंच चुका था और बातुर उसके जख्म को साफ कर रहा था। इसके बाद वो एक गर्म लोहा उठाकर लाता है ताकि जख्म बंद कर सके। फिर बेबोलत कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि इसमें अर्तुल का हाथ था, लेकिन मैं इस मामले को अलिन जाक पर नहीं छोड़ूंगा। उसकी साख अब तबाह हो चुकी है, उसकी यहाँ मौजूदगी हमारे लिए खतरा है। अर्तुल लाजमी उसके पीछे जाएगा ताकि अलबास्ती को ढूंढ सके। अगर उसने अलिन जाक का मुंह खुलवा लिया तो मेरी शिनाख्त जाहिर हो जाएगी और हम ऐसा नहीं होने दे सकते। बातुर कहता है, सिर्फ एक सूरत में वो बोल नहीं पाएगा कि हम उसकी ज़बान काट दें। बेबोलत कहता है, अलिन जाक किले की तरफ गया है, मैं दुआ करता हूँ कि वो कोई बेवकूफ़ी ना करे। मैं द्रगोस के साथ मिलकर अर्तुल के खेलों का खात्मा कर दूंगा। इतने में अलबिलगे अंदर दाखिल होती है और बेबोलत का जख्म देखकर पूछती है, आप जख्मी हो भाई, क्या हुआ है? बेबोलत कहता है, जख्म का निशान हमारी बहादुरी की इलामत है अलबिलगे, तुम परेशान मत हो, यह सिर्फ एक खरोंच है। अलबिलगे कहती है, मैं तबीब को बुला कर लाती हूँ। बेबोलत कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अलबिलगे, तुम यहाँ आओ। फिर अलबिलगे पूछती है, यह कैसे हुआ भाई? बेबोलत कहता है,
मैं अपने सिपाहियों को तरबियत दे रहा था कि इस दौरान ये जख्म लग गया। ये बिल्गे कहती है, आपने कब से सिपाहियों को तरबियत देना शुरू कर दी भाई? वे बोलत कहता है, बिल्गे तुम इस मामले को छोड़ दो। यह सुनकर बिल्गे खामोश हो जाती है। दूसरी तरफ काय की बिल्ली में सलजान कहती है, वालिदा मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। सिरमा हर वक्त अफसा खातून के साथ दिखाई दे रही है। हम अफसा को अच्छी तरह से जानते हैं, वो बिल्कुल भी सिरमा जैसी नहीं है, लेकिन मैं खौफजदा हूँ कि सिरमा हमारे दरमियान नफरत के बीज बो रही है। आयमा खातून कहती हैं, हम सिरमा की फितरत से वाकिफ़ हैं, वो नफरत फैलाती है, लेकिन हमें बुराई का जवाब अच्छाई से देना है बेटी। सलजान कहती है, यह बेहतर होगा कि आप अफसा को देखें, वरना यहाँ कुछ बुरा हो सकता है। यह सुनकर आयमा खातून सोच में पड़ जाती हैं। इतने में कबीले का ढोल बजता है, लोग इकट्ठे होने लगते हैं। आयमा खातून भी बाहर आ जाती हैं। अरतुल साहब और उनके सिपाही वापस पहुँच चुके थे। फिर आयमा खातून पूछती हैं, तुम कैसे हो गुंदुज़? गुंदुज़ कहता है, मैं ठीक हूँ दादी, आप तसल्ली रखें। इतने में गुंदुज़ बेहोश हो जाता है। यह देखकर सब परेशान हो जाते हैं। अरतुल साहब उसे उठाकर मरकजी खेमे की तरफ बढ़ते हैं। फिर अरतुल साहब पूछते हैं, आरतुक साहब कहाँ हैं? साहब जी कहता है, आरतुक साहब के आने तक मुझे देखने दें बाबा। फिर साहब जी गुंदुज़ के ज़ख्म को देखने लगता है। इतने में आरतुक साहब भी आ जाते हैं और गुंदुज़ का इलाज शुरू कर देते हैं। फिर आरतुक साहब बामसी को कहते हैं, गुनकुत को लेकर मेरे खेमे में आओ बामसी। ये कहकर वो बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ तुर्गत लफके किले में पहुंच जाता है। इतने में एक कमांडर वहां आ जाता है। तुर्गत कहता है, जाकर कमांडर द्रागोस को बताओ कि तुर्गत आया है, उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। कमांडर एक सिपाही को भेज देता है और फिर तुर्गत को कहता है, अपना कुलाड़ा हमारे हवाले कर दो। तुर्गत अपना कुलाड़ा कंधे पर रखकर कहता है, अगर तुम ले सकते हो तो ले लो। कमांडर अपने सिपाहियों को कहता है, इससे कुलाड़ा ले लो, लेकिन किसी भी सिपाही की जरूरत नहीं होती कि वो तुर्गत से कुलाड़ा ले सके। इतने में उरानोस वहाँ पहुँचता है और कहता है, खुदा का शुक्र है कि आप ठीक हो तुर्गत साहब, तो आप उस जहन्नम से जिंदा निकलने में कामयाब हो गए। तुर्गत कहता है, हमने दुश्मनों को जहन्नम में फेंक दिया है, हम वो ले लेते हैं जो चाहते हैं और देते कुछ नहीं हैं। फिर उरानोस कहता है, चले अंदर चलते हैं।